राधे राधे आप सबको। तो हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि। तो इसमें वर्ण का स्वरूप पढ़े थे हम लोग। और थोड़ा शुरू में पढ़े थे, उसके बाद वर्ण स्वर वर्ण पढ़े थे, उसके बाद व्यंजन हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, इसमें लघु वाक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है, इसको ध्यान देना है। और मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं, ये भी ठीक है। और ये अंतःस्थ हो गया था, वर्ग हो गया था, कौन कौन से वर्ग है, 5 वर्ग हैं। तो अंतः ध्यान देना कि य र ल व उसमें स स स ह और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। ठीक, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। और मात्राएं 3 होती हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक, तो यहाँ पे ये पढ़े थे हम लोग अनुस्वार अनुनासिक और निरनुनासिक, ये कैसे इसमें डिफरेंस क्या है। तो अनुनासिक नाक और मुंह से है, अनुस्वार नाक से है, और निरनुनासिक बस मुंह से बोला जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे अयोगा इनको कहा जाता है। ठीक, ये किशोरदास वाजपेयी का कथन है कि स्वर ये अंग और अ जो हम लोग जिसको कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग, तो ये स्वर नहीं है। और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो ये भी ठीक है, ध्यान देना है। तो अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, युग न होने पर भी जो साथ रहे। अब हिंदी के व्यंजन वर्ण यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। ठीक, तो स्वर हम लोग पढ़ लिए हैं, व्यंजन को देखा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। मतलब ये है कि स्वर तो मतलब उसको बोलने में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों पे आश्रित होते हैं, स्वर के बिना बोले ही नहीं जा सकते हैं। तो व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो जैसे हम लोग कहीं भी देखिए यहाँ पे क अ लिखा है ना, क प्लस अ, तो हलंत लगने का मतलब यही होता है कि उसमें से अ की ध्वनि जो है निकल गई है। ठीक, तो क प्लस अ, ये क हो गया। और ख हलंत है, इसमें अ जुड़ जाएगा तो ख हो जाएगा। मतलब कि किसी भी हम वर्ण है उसमें से अगर हम लोग अ निकाल दे रहे हैं तो उसमें ये हलंत लग जाता है। ठीक, अब देखिए व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है कि स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ठीक, तो हिंदी में पूछेगा कि वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, स्वर व्यंजन दोनों मिला के पूछेगा तो 52 बताया जाएगा, लेकिन अगर व्यंजन पूछेगा तो 33 बताया जाएगा। ठीक, और स्वरों की संख्या 11, ये सब ध्यान देना है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं, तो जो व्यंजन वर्ण है इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये 3 श्रेणियाँ कौन है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, इसमें 5 वर्ग होते हैं। और अंतःस्थ है, ये य र ल व ये 4 होते हैं। और उसमें ये भी 4 होते हैं, स स स ह, तो उसमें होता है तालव्य स, दंत्य स, मूर्धन्य स और ह। तो ये मिला के 33 हुए हैं। ठीक, व्यंजन। अब देखा जाएगा नीचे कैसे हुआ है 33। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो हम लोग याद करते हैं ना कि कंठ से है कौन, तालु से है कौन, मूर्धा से है, दंत से है, ओष्ठ से है। तो वही जो इसके प्रयोग से बोले जाते हैं। ठीक, इनके स्पर्श से बोले जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसको वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्ग में बांटा गया है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं उदाहरणार्थ। अब देखिए वर्ग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न ऐसे बनेगा कि यहाँ पे 4-5 वर्ग होते हैं, इनको याद कर लेना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसको ऐसे याद करना है, क च ट त प। ठीक, क च ट त प, पहले इसको एकदम रट लेना है कि क च ट त प। अब उसके बाद देखिए क में कौन कौन आते हैं, क है, ख है, ग है, घ है, अंगा है। ठीक, और च में च, छ, ज, झ, इह। और ट में है ट, ठ, ड, ढ और ड़। और त में है त, थ, द, ध, न।
प में है प, फ, प, फ और म। तो देखिए इन लोगों को इसलिए एक वर्ग में रखा गया है क्योंकि इनके कुछ गुण ऐसे हैं जो मिलते हैं, ठीक, इसलिए इनको एक वर्ग में रखा गया है। क्यों नहीं ख को इसमें रख दिया गया है च वाले में, क्योंकि ये जो है क वर्ग इसमें के सभी जो है वर्ण इनका गुण जो है समान है। इनको कंठ से बोला जाता है, ठीक, इनको जो बोला जाता है तो कंठ का प्रयोग होता है। और इस च वर्ग वालों में तालु का प्रयोग होता है, ट वर्ग में मूर्धा का प्रयोग होता है, और त वर्ग में दंत का होता है, और प वर्ग में ओष्ठ का होता है। जैसे क को बोल के देख लीजिए, क तो कंठ से निकल रहा है, ख भी, ठीक। तो इसको कैसे याद किया जाएगा कि कौन क से है, कौन कंठ से है, कौन तालु से है, कौन मूर्धा से है, दंत से है, ओष्ठ से है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए कंठ से। तो सबसे नीचे क्या है, कंठ है यहाँ पे गले के यहाँ, उसके बाद ऊपर तालु है, फिर मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ। यानी कि जो ध्वनि है, वर्ण है जो अंदर से बाहर को आ रहे हैं, ठीक ना। उच्चारण स्थान जो है अंदर से बाहर को आ रहा है। एक क्रम बन रहा है ना कि कंठ है सबसे नीचे, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है, फिर दंत आ रहा है ना, फिर ओष्ठ सबसे बाहर आ जा रहा है। तो अगर हम लोगों को ये क्रम याद हो गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उस पर इसी को बैठा देंगे, क, च, ट, त, प। ज़्यादातर लोगों को ये भी याद रहता है कि प है तो बोल लेते हैं, तो ओष्ठ से हो रहा है, त है दंत से है, डायरेक्ट याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं याद है तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ याद कर लीजिए, क, च, ट, त, प याद कर लीजिए, और ये इसको याद रखिए क्रम इसका, ठीक, ये अंदर से बाहर आना है, ठीक है। इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 है, इसको याद कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें से प्रश्न बनता है स्पर्श व्यंजन से। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं, ठीक। तो इनका उच्चारण जो है यहाँ पे लिखा है साफ कि जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन ये जो है कि कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होता है इनका, ठीक, हल्का हल्का बस, लेकिन होता है चारों जगह, जीभ, तालु, दांत और ओठ। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं, इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। पूरा स्वर नहीं माना जाता है, अर्धस्वर माना जाता है। तो ज़्यादातर य व को माना जाता है, लेकिन ध्यान देना कि य और ल व ये चारों अर्धस्वर हैं, ठीक। ऑप्शन में कहीं कहीं प्रश्न पूछा है तो उसमें बस य व को ज़्यादातर माना जाता है कि यही दोनों हैं, लेकिन चारों को ध्यान देना है कि य और ल व क्या है, अर्धस्वर हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कैसे याद किया जाएगा, ये तो ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है, क्योंकि ये रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होते हैं, ठीक। जैसे स हम लोग कह रहे हैं स, तो लग रहा है ना कि जैसे घर्षण हो रहा है स, तो ये क्या है, तालव्य स है, ठीक, तालु में सटता है, इसलिए इसको तालव्य स कहा गया है। इसका उच्चारण हम लोग को नहीं याद करना है, बस तालव्य से याद कर लेंगे तो पता ही है कि तालव्य स है तो तालु से होता है। और ये मूर्धन्य से है मतलब मूर्धा से होगा, ये दंत से है मतलब दंत से होगा, ठीक, स। और ये ह है, ठीक, तो ह का भी कंठ से ही होता है, इसको भी ध्यान दें। तो ये चारों वर्ण जो है इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म कहा जाता है, क्योंकि ये घर्षण से या रगड़ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आता है अल्प प्राण और महाप्राण, इसी को याद किया जाता है। इसमें से प्रश्न बनता है, पूछ देगा कि कोई दे देगा क ख इसमें से दे देगा और पूछेगा कि कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है, इसमें अल्प प्राण पूछ देगा। तो देखिए इसको देखा जाए, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद हैं, ठीक, वायु प्रक्षेप की इस दृष्टि से दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसको ध्यान से देख लिया जाए, क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण बहुत कंफ्यूजन रहता है। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हकार जैसी ध्वनि। तो जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है, जैसे क, घ, ङ, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, ठीक। तो ये जो है अंतस्थ भी अल्प प्राण में आते हैं। तो अल्प प्राण को याद कैसे किया जाएगा, ध्यान ये देना है कि अल्प प्राण कैसे लिखा जा रहा है। देखिए अल्प और ये प्राण हो गया ना, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण को ध्यान देना है, बस 135 ये याद कर लीजिए, अल्प प्राण 135, बस इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि
जो वर्गीय व्यंजन है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्पप्राण में आएगा। तो वो अल्पप्राण 135। ठीक, प्रथम तृतीय पंचम ऐसे नहीं याद करना है कि पहला तीसरा पांचवा, भूल भूल जाएगा वो। बस ये देखना है कि अल्पप्राण 135, बस इसको एकदम रट डालिए, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा। और ये भी अंतः जो है, इसको अल्पप्राण 135 तो हो गया, सब आ जाएंगे उसमें। ठीक, अब ये ध्यान देना है अंतस्थ जो है यहाँ पे ये और अलावा। तो अब देखिए अल्पप्राण लिख रहे हैं तो यहाँ से अ से शुरू हो रहा है ना, अल्पप्राण। तो ये ऐसे याद करना है कि अल्पप्राण जो है अंतस्थ, ऐसे बना लीजिए कि अल्पप्राण जो है अंतस्थ। अल्पप्राण अ से शुरू हो रहा है, अंतस्थ भी अ से शुरू हो जाए, तो अल्पप्राण अंतस्थ दोनों। ठीक, तो अंतस्थ वर्ण जो है वो भी अल्पप्राण में आएंगे। तो ऐसे क्लियर हो जाएगा ना, यही भूलता है ज़्यादा। 135 तो याद हो जाएगा, लेकिन ये और अलावा कन्फ्यूजन में डाल देता है। ठीक, महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। तो अल्पप्राण में श्वास कम निकलती है और हकार जैसी ध्वनि नहीं रहती है ये। लेकिन महाप्राण में यहाँ महा लिखा ही है, मतलब कि ज़्यादा इसमें श्वास निकलेगी। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। तो ये ध्यान देना है कि महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि रहती है। देखिए महा में यहाँ में ह आ रहा है ना, तो इसमें हकार जैसी ध्वनि रहेगी, बस ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना है। अल्पप्राण में ह नहीं आ रहा है। ठीक, महाप्राण में ह आ रहा है, मतलब कि हकार जैसी ध्वनि रहेगी इसमें और श्वास अधिक मात्रा में निकलेगी। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। देखिए यहाँ पे 1, 3, 5 हम बता दिए कि अल्पप्राण 135 होता है, तो बचा कौन, 2 और 4, तो ये हो जाएगा महाप्राण, ये दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक, और अंतः तो अल्पप्राण में था, लेकिन ये ध्यान देना है कि ऊष्म वर्ण जो होते हैं, समस्त ऊष्म वर्ण वे महाप्राण हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि समस्त ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि महाप्राण में हो तो आ ही जा रहा है, तो ये ऊष्म होगा ही। ठीक, और स 3 स है ना, तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ये भी क्या है, महाप्राण है। इनको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, जैसे ख हो गया, घ हो गया, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, ब, और ये तालव्य स है, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2, 4 तो याद ही रहता है, लेकिन यही भूलता है ज़्यादा। तो इसको ध्यान देना है कि ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं, क्योंकि ऊष्म वर्ण में ज़्यादा देर तक आता है ना, जैसे स कहेंगे तो उसमें ज़्यादा ध्वनि निकलेगी, मतलब कि उसमें श्वास निकलती है वो अधिक मात्रा में निकलती है, तो महाप्राण हो जाएगा। अब देखिए संक्षेप में, अल्पप्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। तो यही चीज़ है, अल्पप्राण महाप्राण क्लियर हो जाएगा। अल्पप्राण 135, तो महाप्राण बचा 2, 4, और अंतस्थ अ से शुरू हो रहा है तो अल्पप्राण अंतस्थ। ठीक, और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन यानी कि ज़्यादा श्वास, उसमें प्राणवायु का उपयोग अधिक होगा, अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ेगा, तो महाप्राण रहेगा। तो अल्पप्राण महाप्राण क्लियर हो गया होगा। अब घोष और अघोष व्यंजन को देखा जाएगा। ठीक, तो इसको भी देख लिया जाए, घोष और अघोष व्यंजन। तो इसमें इसको भी एकदम ध्यान दिया जाए, जैसे अल्पप्राण महाप्राण हम लोग देख लिए हैं, वैसे इसको भी ध्यान दिया जाएगा। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती वे अघोष कहलाते हैं। तो देखिए नाद की दृष्टि से ये प्रश्न ऐसे बन जाता है कि नाद किस में होता है, तो घोष में, अघोष में। तो बस ये याद रखना है कि घोष जो है, ठीक, इसमें भी घोष आ रहा है ना, और घोष को नाद बस ध्यान देना है। ठीक, घोष नाद, घोष नाद, तो नाद नाद किस में होगा, घोष में होगा, ये याद रखना है। देखिए घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष वर्ण, तो देखिए इसमें थोड़ा सा बस ठीक है, जैसे अल्पप्राण 135 हम लोग याद किए थे, वैसे एक और चीज़ इसमें ध्यान देना है कि घोष जो है ये 3, 4, 5, तो ऐसे याद कर लेना है कि घोष 345, तो इसको सघोष भी कहा जाता है घोष को। तो घोष 345 अगर ये याद है तो हम लोग को कहीं भी पेपर में दिक्कत नहीं होगा। घोष 345, 3, 4, 5। तो अब बचा घोष, तो अघोष में कौन रहेगा, 1 और 2। ठीक, घोष 345, इसको एकदम रट जाना है, उसके बाद गलत होगा ही नहीं। अब देखिए ये अघोष दिया है यहाँ पे ना, अघोष में कौन आएगा, तो 3, 4, 5 तो घोष में हो गया, तो कौन बचा, 1, 2 बचा, तो क हो गया, ख हो गया, क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ, और स, ये स जो हैं तीनों स, इसको ध्यान देना है कि घोष में आते हैं। ठीक, यही बस चीज़ थोड़ा सा फंसाती है,
इसको ध्यान देना कि ये जो है ये तीनों स जो हैं ये अघोष में आते हैं, ठीक। और उसमें महाप्राण में आ रहे थे तीनों स और ह। अब देखिए नीचे घोष वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण। तो सारे स्वर वर्ण क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। य र ल व और ह। तो ये देखिए इसमें य र ल व जो उसमें अल्प प्राण में थे लेकिन यहाँ पे घोष में हो जाएंगे। य र ल व क्या होंगे, घोष में आएंगे और ह भी घोष में आएगा, ठीक। तो इसको ध्यान देना है कि घोष भी घोष में ह आता है, य र ल व आता है और सारे स्वर्ण किस में आते हैं, घोष में आते हैं। प्रश्न बन जाएगा कि सभी स्वर होते हैं तो घोष, ठीक। अब देखिए हल। ये हल क्या है, जो हम लोग ऐसे लगा देते हैं औक निकालते हैं। तो व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तब उसे हल कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है, ठीक। तो स्वर वर्ण निकल जाता है तो उसमें क्या लगता है, हल लग जाता है या व्यंजन आधा है। जैसे क व्यंजन वर्ण है, इसमें अ स्वर वर्ण की ध्वनि छिपी हुई है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो क में हलंत या हल चिन्ह लगाना आवश्यक होगा। जैसे हम लोग क कहते हैं तो उसमें अ छुपा रहता है, क। देखिए कहने पे क में अ आ रहा है ना, तो अगर हम उसको अ को निकाल देंगे तो यहाँ पे क पे हलंत लग जाता है। ऐसी स्थिति में इसके रूप इस प्रकार होंगे, क, इसको क पढ़ा जाएगा, ख, ग और च। तो इसमें अ जोड़ा जाएगा जब तब ये संपूर्ण हो जाएगा पूरा, क ख ग च। अब देखिए हिंदी के नए वर्ण कौन कौन से हैं। हिंदी में नए वर्ण कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, ड़ और ढ जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा सकता है। जैसे अब देखिए छ, त्र, ज्ञ और एक स्र है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने नए व्यंजन हैं, 5 व्यंजन। तो ये छ है, त्र है, ज्ञ है, ड़ है और ढ है, ठीक। किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है। तो ये छ, त्र, ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है, ये मिल के बने हैं, ठीक ना। तो कौन कौन किससे किससे मिलकर बना है ये भी देखा जाएगा। जिनका खंड किया जा सकता है, जैसे क प्लस स। तो क ये देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक। और मूर्धन्य स ये मिलके क्या बनता है, छ बन जाता है, क्षत्रिय वाला छ। और त प्लस र मिलके त्र बन जाता है। ये भी पूछ लेता है प्रश्न पेपर में कि छ किससे मिलके बना है, तो क प्लस स से। हलंत ध्यान देना है कि क पे ही रहेगा, स पे नहीं रहेगा, यहाँ पे गलती हो जाता है। तो आधा क रहेगा और पूरा स रहेगा तो मिलके छ बनेगा। आधा त और र रहेगा तो मिलके त्र बनेगा। आधा ज और इ रहेगा तो ये मिलके ज्ञ बनेगा, ठीक। अतः छ, त्र और ज्ञ की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर ड़ और ढ बनाए गए हैं, ठीक ना। ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ ड ढ में र की ध्वनि मिलती है। इनका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है, किंतु कभी कभी जीव का अगला भाग उलटकर मूर्धा में लगाने से भी वे उच्चारित होते हैं। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर इन नई विदेशी ध्वनियों को बनाए रखने की चेष्टा की गई। जैसे बिंदु लगा के नीचे इसको बना दिया गया है। जैसे कलम, खैर, ये बिंदी लगा है नीचे कलम में ना, कलम, खैर, जरूरत। किंतु हिंदी के विद्वान पंडित किशोरदास वाजपेयी, पराड़कर जी, टंडन जी काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को अस्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इन शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बंगला और मराठी भी में भी ऐसा ही होता है, ठीक। अब देखिए अनुस्वार और अनुनासिक, इसके बारे में देखा जाए। अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में अलग अलग ध्वनियाँ हैं। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, कि अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक। लेकिन नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंस, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदी लगता है, ठीक ना। ये ध्यान देना, अनुनासिक जो है स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है।
लेकिन अनुस्वार जो है ये व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तत्सम तद्भव पहचानने के लिए समझ में आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि तत्सम जो शब्द होते हैं में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद बिंदु लगता है। तो जिसपे बिंदी बस एक लगा रहता है उसको ध्यान देना रहता है कि वो जो है ज़्यादा चांस है कि उसका तत्सम रहेगा। ठीक, तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ से अंगूठा, तो ये जो है तत्सम है अंगुष्ठ। ठीक, और ये अंगूठा चंद्र बिंदु लगा है तो ये तद्भव हो जाएगा। दंत से दांत, अंतर से आंत। अब पंचमाक्षर और अनुस्वार ये क्या होते हैं, अभी इसको पढ़ा जाएगा कल। ठीक, बाद में इसको पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसमें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि घोष वर्ण ध्यान देना है। घोष वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण, ये प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है। पूछता है कि कौन का वर्ग में है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ कौन बोला जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अंतस्थ कौन है, उसमें व्यंजन 4 हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, इसके बाद आगे देखा जाएगा। जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।